वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी भावी अध्यापक एवं भावी अध्यापिकाओं का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल 2 जो सामाजिक ज्ञान अध्ययन का ये चौथा मॉडल पेपर है। दोस्तों अगर आपने 3 मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जाके जरूर चेक करना, ठीक है। और उसके बाद इस मॉडल पेपर को देखना, ठीक है। आज के इस चौथे मॉडल पेपर में भी हम 150 प्रश्न सम्मिलित करेंगे नए पाठ्यक्रम के अनुसार, आपकी मेन एग्जाम के अनुसार, ठीक है। और आपको 150 प्रश्नों में से सभी प्रश्नों का आंसर देना है, ठीक है। और नीचे कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए इन 150 प्रश्नों में से। तो चलिए दोस्तों सामाजिक अध्ययन का यह चौथा मॉडल पेपर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। आपको एक एक प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना है और दोस्तों कुछ गलतियां मेरे से हो सकती है, उसको आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर आपने यह प्रश्न का सही जवाब नहीं बताया, इसका आपने गलत दिया है, तो मैं उसको सुधारने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि किताबों में से ही हम पढ़ाते हैं और किताबों में ही कई बार गलत हो जाता है, तो आपको गलत पढ़ा दिया जाता है। तो एक बार ध्यान रख लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए आप ऐसे नाराज मत होना कि सर ने अपन को गलत पढ़ाए हैं, सर को कुछ नहीं आता। दोस्तों आता तो बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाती है। 150 प्रश्न एक साथ करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तब बाय मिस्टेक इतनी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, ठीक है। क्या आपके कभी ऐसा हुआ है कि 150 प्रश्नों में से 150 ही प्रश्न सही हुए हों? ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? कभी नहीं होगा दोस्तों, कभी भी नहीं होगा। तो इसी तरह हमारे भी सही नहीं होते, कई बार गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या करा है कि 1 दिसंबर 2022 को भारत द्वारा औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की गई है। इसके लिए 4 से 7 दिसंबर को आयोजित पहली शेरपा मीटिंग का जो आयोजन है वो आयोजन स्थल कौन सा है? तो पहली शेरपा मीटिंग का जो आयोजन स्थल है वो अपने उदयपुर है। क्या है? उदयपुर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 123वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, ठीक है। चलिए राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति 2022-23 का अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति का जो 22-23 का जो अध्यक्ष है वो आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है गुलाब चंद कटारिया है। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अगला है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने राजस्थान में कितनी क्षमता मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क बनाने के लिए करार किया है? तो दोस्तों अपने 10,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क बनाने का करार किया है। किसके द्वारा? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की जो अवधि है वो 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। अगला प्रश्न है कि 15 जनवरी 2022 को भारतीय सेना का 74वां स्थापना दिवस बनाया गया था। प्रदेश में कहां पे दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना तिरंगा प्रदर्शित किया गया है? दोस्तों अपने जैसलमेर जिले में किया गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किया गया है? तो दोस्तों अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास दोस्तों आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है जयपुर जिले में किया गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थानों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और सही आंसर का उत्तर का चयन कीजिएगा, ठीक है। कि राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थानों के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं, सम्मिलित करते हैं। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर आपको भी देना है मेरे साथ साथ। तो वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण 2 दोस्तों वो अपने संबंधित है, ये अपने संबंधित किससे है? ये अपने JICA से संबंधित है, ठीक है। JICI से संबंधित है। और राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम अपने WB से संबंधित है, WB से संबंधित है। और राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम अपने ADB से संबंधित है। नहीं समझ में आया? चलिए दोबारा बता देता हूं कि जो वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण 2 है वो अपने किससे संबंधित है? ये अपने JICA से संबंधित है। और राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 है वो अपने किससे संबंधित है? WB से संबंधित है, ठीक है। और राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम आपसे पूछ रहे किससे संबंधित है? तो ADB से संबंधित है। और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना अपने किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये अपने परियोजना NDB से संबंधित है। राइट आंसर
फोर्थ, 3, सेकंड और फर्स्ट। राइट आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है। तो चमड़ा आधारित लघु उद्योग आपसे पूछ ले तो जयपुर और जोधपुर में स्थित है। ठीक है, इन स्थानों पर स्थित है। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? सबको पता है, जयपुर शहर रत्न बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों भंडदेवरा मंदिर आपसे पूछ रहे किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है बूंदी में नहीं है, कोटा में भी नहीं है, फिर किस जिले में है? तो आइए मैं आपको बताता हूं कि भंडदेवरा मंदिर अपने किस जिले में है। दोस्तों भंडदेवरा अपने बारां जिले में है। ठीक है, बा से बै से भंड कर लेना और बै से ही बारां कर लेना। ठीक है, ये आपके लिए ट्रिक बन चुकी है। अगला कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितने रुपए में भोजन प्राप्त करा सकते हैं? तो लाभार्थी को दोस्तों सिर्फ 8 रुपए में भोजन प्राप्त करा सकते हैं। निम्न में से राजस्थान का राज्य पुष्प राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु आपसे पूछ ले दोस्तों तो आपको बताना है चिंकारा। क्या है? चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? चिंकारा है। ठीक है, और इसे 1981 ईस्वी में राज्य पशु घोषित किया गया था। यह एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ ले तो गजेला 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 इसका वैज्ञानिक नाम आ जाएगा, यानी कि 2 बार गजेला गजेला। ठीक है, चलिए अगला है कि शिक्षा का अधिकार 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो एक अध्यापक होने के नाते आपको इनमें से सभी दायित्वों को पूरा करना होगा। पहला कि विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। ठीक है, चाहे आप सुबह जल्दी उठते हो या नहीं उठते हो, लेकिन नौकरी लगने के बाद आपको फिक्स 10 या 10:30 तो क्या 10 बजे ही आपको विद्यालय पहुंचना होगा। ठीक है, चलिए और पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। चाहे इस समय आप पूरा पाठ्यक्रम पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, लेकिन आपको पूरे पाठ्यक्रम का संचालन करना होगा विद्यार्थियों के साथ। ठीक है, अलग संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। और अब चाहे आप संपूर्ण पाठ्यक्रम सिलेबस को पूरा पढ़ो या ना पढ़ो रीट के वाले को, लेकिन आपको तो मास्टर जी बनने के बाद सभी बच्चों को पूरा सिलेबस करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यानी कि इनमें से सभी अपने एक शिक्षक के दायित्व है। ठीक है, चलिए अगला है कि एक पाठशाला में 151 छात्र हैं। शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार उस पाठशाला में अध्यापकों की संख्या इस प्रकार होनी चाहिए। तो उस जो विद्यालय में जो अपने शिक्षकों की संख्या है दोस्तों, वो 5 प्राथमिक अध्यापक और एक प्रधान अध्यापक होना चाहिए। ठीक है, अगर 151 छात्र हैं तो 5 तो प्राथमिक अध्यापक होने चाहिए और एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो स्कूल सही ढंग से चल पाएगी। ठीक है, यानी कि अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। अगला है कि आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो दोस्तों ये अपने धारा 10 के अंतर्गत आता है। धारा 10 के अंतर्गत आता है। अगला ही आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? तो एक शिक्षक को आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्रति सप्ताह में लगभग 45 घंटे कार्य करना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार की अधिसूचना जो 18 मई 2020 को लागू हुई थी, उसके अनुसार आरटी एक्ट 2009 के तहत दुर्बल वर्ग के बालकों के अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम मानी जाती है। तो दुर्लभ जो बालक हैं, दुर्बल जो वर्ग के जो बालक हैं, उनके जो अभिभावक जो पेरेंट्स की जो वार्षिक आय है दोस्तों, वो लगभग कितनी मानी गई है? वो लगभग 2.5 लाख रुपए मानी गई है। ठीक है, चलिए कि गार्गी पुरस्कार के तहत 11वीं 12वीं की अध्ययनरत छात्राओं को प्रथम व द्वितीय किस्त में राशि कितनी दी जाती है? तो 11वीं 12वीं की जो छात्राएं हैं जो 11th और 12th में पढ़ती है, तो उनको दोस्तों उनको प्रति जो प्रथम और द्वितीय किस्त में जो राशि दी जाती है, वो राशि की संख्या अपन को बतानी है। तो राशि 3000 रुपए दी जाती है। प्रथम में भी 3000 और द्वितीय में 3000, इस तरह से कुल मिला के 6000 रुपए दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजस्थान के कितने जिलों में MIS सेल कार्यरत है? तो MIS सेल कितने जिलों में कार्यरत है? तो 33 के 33 जिलों में कार्यरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति की जगह लेगी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोस्तों अपनी किस शिक्षा नीति की जगह लेगी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी या ले चुकी है। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कितने प्रतिशत सदस्य महिला अनिवार्य है?
तो विद्यालय प्रबंध समिति के कितने प्रतिशत सदस्य महिला होने अनिवार्य हैं? तो महिला होना अनिवार्य है, लगभग 50% सदस्य महिला होनी चाहिए और 50% पुरुष होने चाहिए, ये अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अगला है कि राजस्थान, अच्छा ये हो गया। अच्छा तो अगले प्रश्न बन जाएगा यहां से, अच्छा ये रहा कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सही कथन की अपन को पहचान करनी है। तो चलिए कथनों को पढ़ते हैं कि कोविड काल के दौरान हुई अध्ययन क्षति की भरपाई हेतु चलाया गया 3 माह की अवधि का ब्रिज कार्यक्रम, बिल्कुल चलाया गया था। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 हेतु सत्र 2022-23 से प्रारंभ किया गया है, बिल्कुल किया गया है। इसका उद्देश्य लर्निंग की पुनः प्राप्ति, अध्ययन निरंतरता एवं सतत आकलन और रेडिएशन कार्यक्रम चलाया गया, बिल्कुल। यानी उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल राइट आंसर है 23वें प्रश्न को लेकर। ठीक है, चलिए अगला है कि नो बैग डे। नो बैग डे सप्ताह में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो स्कूलों में दोस्तों नो बैग डे अपने कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अपने शनिवार को मनाया जाता है नो बैग डे। ठीक है, शिक्षावाणी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो शिक्षावाणी कार्यक्रम है दोस्तों वो 11 मई 2020 से प्रारंभ किया गया था शिक्षावाणी कार्यक्रम। ठीक है, पूर्व पश्चिमी गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है दोस्तों अपने सिरोही से होकर गुजरता है, भीलवाड़ा से गुजरता है, कोटा से गुजरता है, लेकिन झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता। अगला प्रश्न है कि आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया, तो आमागढ़ आपसे पूछ ले कि किस जिले में है? तो दोस्तों आपको बताना है जयपुर में। ठीक है, और यहां से ही लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया था। ठीक है, कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? तो तापीय विद्युत ग्रह आपसे पूछ ले राजस्थान का, तो आपको बताना है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अगला अपन को सम्मिलित करना है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, एक तरफ है खनिज और एक तरफ है खान। कौन सा खनिज किस खान से संबंधित है इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों पाइराइट आप सबको पता है कि पाइराइट अपने किससे संबंधित है? पाइराइट, तो पाइराइट दोस्तों अपने संबंधित है सलादीपुर से, बिल्कुल। और जो अपना है ये कौन सा, जो गार्नेट या तांबड़ा, तो गार्नेट या तांबड़ा रॉक फास्फेट संबंधित है। अच्छा गार्नेट या तांबड़ा अपने तो ये अपने बिरमानिया से संबंधित है। ठीक है, बिरमानिया से संबंधित। और अगला है जो ये क्या कह रहा है अगला कि अच्छा गार्नेट या तांबड़ा नहीं दोस्तों, रॉक फास्फेट, अपना रॉक फास्फेट संबंधित अपने बिरमानिया से, तो रॉक फास्फेट संबंधित है। ठीक है, और जो ये अपना गार्नेट या तांबड़ा है वो अपने राजमहल से संबंधित है। और बचा कौन सा, अरे सारा हो गया, पाइराइट अपने सलादीपुर से संबंधित है पाइराइट। और जो रॉक फास्फेट है, जो रॉक फास्फेट है दोस्तों ये अपने किससे संबंधित है? ये अपने बिरमानिया से संबंधित है। और जो अपना जो गार्नेट या तांबड़ा है, गार्नेट या तांबड़ा अपने किससे संबंधित है? राजमहल से। और जो अपना एमराल्ड या पन्ना जो अपने काला गुमान से संबंधित है। तो राइट आंसर ये आ जाएगा 3, 2, 4, 1, तो राइट आंसर 4th। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो राजस्थान की जो भील जनजाति है दोस्तों उसमें जो गांव का मुखिया है ना वो अपने किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गमेती कहलाता है। ठीक है, गमेती कहलाता है, गमेती गांव का मुखिया कहलाता है। और जो फला होता है ना, फला, वो छोटे गांव को कहा जाता है फला, और पाल कहा जाता है बड़े गांव को भील जनजाति में। और कु या टापरा पूछ सकता है तो भीलों का घर कहलाता है। और पोते आपसे पूछ सकता है तो सफेद साफा जो सिर पर पहनते हैं भील जनजाति के लोग वो कहलाता है। और ढेपाड़ा दोस्तों भीलों की तंग यानी कि धोती को कहा जाता है ढेपाड़ा। ठीक है, चलिए निम्न फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थानी भाषा में किस फसल को अपने नरमा कहा जाता है? तो कपास को नरमा कहा जाता है। ठीक है, किसको? अपने कपास को कहा जाता है नरमा, कपास को नरमा कहा जाता है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है जिले, एक तरफ क्या है जिले, एक तरफ है लिंग अनुपात, इसको सम्मिलित करना है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि राजस्थान जो राजसमंद है वो राजसमंद का जो राइट आंसर आ जाएगा, जो राजसमंद है वो उसकी जो जनगणना थी वो अपने कितनी थी? 990 थी। ठीक है, दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, बस एक तरफ जिले हैं और एक तरफ लिंगानुपात है। तो 990 लिंगानुपात था अपने किसका था? राजसमंद का। अच्छा जी, और जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर का जो लिंगानुपात था वो अपने था दोस्तों कितना? 994।
ठीक है। अच्छा, और जो अपने जो ये है पाली का लिंगानुपात था अपने 987, और जो प्रतापगढ़ है प्रतापगढ़ का 983। तो इस तरह से 4 1 3 2 यानी कि दूसरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में लाल लोमी मृदा आपसे पूछ ले तो किस जिले में पाई जाती है, या बोले तो कहां पे पाई जाती है, तो उदयपुर में पाई जाती है लाल लोमी मृदा। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य और एक तरफ जिला, कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में अपन को बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो शेरगढ़ अपने सिरोही दे रखा है, लेकिन शेरगढ़ अपने सिरोही में नहीं है, शेरगढ़ शायद अपने 12 में है। ठीक है, चलिए अगला तालसापर, चूरू, रामसागर, धौलपुर, सज्जनगढ़, उदयपुर। तो राइट आंसर फर्स्ट। अगला, राजस्थान में पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं। दोस्तों आपसे पलाश के वनों के बारे में पूछ सकता है, तो अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद। फर्स्ट ऑप्शन अपना सही आंसर आ जाएगा। परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं। तो परवन, निवाज और आहू दोस्तों ये अपने काली सिंध की सहायक नदियां हैं। किसकी है, काली सिंध की सहायक नदियां हैं। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है। तो राजस्थान के दोस्तों आपसे किस जिले में आना सागर झील है, तो अजमेर जिले में आना सागर झील है। ठीक है, अजमेर जिले में कौन सी झील है, आना सागर। अगला प्रश्न है कि थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जैसलमेर तो अपने ईएडी में आता है, थॉर्नवेट के अनुसार ईएडी में आता है जैसलमेर। ठीक है, चलिए तो अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। तो अनुप्रस्थ बालू का टीले दोस्तों अपने राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर जिलों में देखने को मिलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का टीले। ठीक है, बीकानेर और गंगानगर में देखने को मिलते हैं। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो गुरु शिखर सबको पता है कि अरावली पर्वतमाला का सबसे उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। अगला है कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था। तो सिरोही का राजस्थान में विलय आपसे पूछ रहे तो 1956 को हुआ था। ठीक है, 1956 को किया गया था। अगला है हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन है। तो हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक आपसे पूछ ले तो पंडित नैनूराम शर्मा हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में दोस्तों विजय सिंह पथिक को जाना जाता है, विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। अगला 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक आपसे पूछ ले तो महाराजा मदन पाल थे। कौन थे, महाराजा मदन पाल। अगला कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। तो नाथ द्वारा चित्रकला शैली अपने दोस्तों पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है अपनी नाथ द्वारा चित्र शैली। ठीक है, चलिए अगला है कि राजस्थान की किस रियासत में ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया गया। तो राजस्थान की किस रियासत के द्वारा, तो जयपुर रियासत के द्वारा अपने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि दामना आभूषण स्त्रियों के किस शरीर के किस भाग में पहनती हैं। तो दामना दोस्तों अपनी स्त्रियां हैं वो अपने अंगुली में पहनती है, अंगुली में। ठीक है, अगला है कि भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह कौन सा है। तो लंबा घाघरा अपने भील जनजाति स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, कौन बताएगा, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो 48 का राइट आंसर अपने आ जाएगा कछाबू के नाम से जानते हैं। ठीक है, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा लंबा घाघरा पहना जाता है, इसको कछाऊ के नाम से जाना जाता है। अगला है कि वागड़ का गांधी, इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस जिले में हुआ। वागड़ का गांधी है वो अपने भोगीलाल पांडव कहा जाता है, वो अपने किस जिले में हुआ था। तो डूंगरपुर जिले में हुआ था उनका जन्म। ठीक है, और कब हुआ था, 15 मार्च 1904 को। कब हुआ था, 15 मार्च 1904 को हुआ था भोगीलाल पांडव का जन्म, जिसको वागड़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है, डूंगरपुर के भी दोस्तों एक गांव है, उसका नाम है भीलवाड़ा। डूंगरपुर के भी भीलवाड़ा गांव में हुआ था। ठीक है, डूंगरपुर में एक गांव है, भीलवाड़ा गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है। तो तेजाजी से संबंधित इनमें से कौन सा स्थल ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों खड़नाल में जन्मस्थान, पनेर, ननिहाल नहीं, ये अपना गलत आ जाएगा। ठीक है, सुसुरा में समाधि स्थल, पर्वतसर में मेले का स्थल। बिल्कुल। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है। तो राजस्थान के सिद्ध जसनाथ जी अपने कतरियासर बीकानेर से संबंधित है। ठीक है,
अगला है कि चिकनी कोथली क्या है। तो दोस्तों चिकनी कोथली आपसे पूछ ले तो आपको एक लाइन में आंसर बताना है कि चिकनी कोथली शादी की रस्म है। ठीक है, शादी की रस्म है चिकनी कोथली। ठीक है दोस्तों, शादी की रस्म है, एक प्रकार की शादी की रस्म है चिकनी कोथली। अगला कि अल्लाह जिलाबाई की पहचान किस क्षेत्र में रही। तो अल्लाह जिलाबाई की पहचान अपने मांड गायन में रही थी, अपने जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध थी। ठीक है, अगला है कि मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है। तो गैर लोक नृत्य दोस्तों आपसे पूछे ले तो होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो राजस्थान से संबंधित कौन सा मेला अपने राजस्थान से संबंधित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो बेणेश्वर मेला राजस्थान डूंगरपुर में भरता है, पुष्कर मेला राजस्थान अजमेर में भरता है, खिजड़ी मेला राजस्थान अपने जोधपुर में भरता है, लेकिन माघ मेला अपने राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो अपनो चौथो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण आपसे पूछ ले तो आपको बताना है राव राजा बैर सिंह के द्वारा किया गया था। तारागढ़ का किले का निर्माण राव राजा बैर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला है कि चोखोलाऊ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है। तो चोखोलाऊ महल आपसे पूछ ले तो आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों जोधपुर दुर्ग में स्थित है चोखोलाऊ महल। सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित करना है कि मारवाड़ किस राजपूत वंश से संबंधित था, मेवाड़ किस राजपूत वंश से संबंधित था, आमेर किस राजपूत वंश से संबंधित था और बूंदी किस राजपूत वंश से संबंधित था, इसके बारे में बताना है। दोस्तों सबको पता है एक बात, तो मारवाड़ अपने किस राजपूत संबंधित था, राठौड़ों का था मारवाड़, और मेवाड़ सिसोदियाओं का था। ठीक है, आमेर कछुआओं का था और बूंदी हाड़ाओं का था। तो राइट आंसर फर्स्ट। ठीक है, चलिए राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ आपसे पूछ ले तो दोस्तों महाराणा सांगा को कहा जाता है। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है। सबको पता है, बच्चे को पता है, गणेशोर सभ्यता को कहा जाता है। अगला कि किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने पर उल्लेख महाभारत में हुआ है। तो किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है। तो विंसन राइट आंसर है, विंसन में। ठीक है, प्रसिद्ध रचना लीलटास के लेखक कौन है। तो लीलटास के लेखक आपसे पूछ रहे तो कन्हैयालाल सेठिया हैं। कौन है, कन्हैयालाल सेठिया अपने प्रसिद्ध रचना लीलटास के लेखक हैं। तो रागड़ी बोली आपसे पूछ ले कि रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है। तो रागड़ी बोली दोस्तों अपने मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। अगला है कि निम्न में से कौन सा साहित्य कृति या लेखक सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। दोस्तों प्रबंध चिंतामणि अपने मेरु तुंग के द्वारा रचित है। प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, अच्छा, प्रबंध चिंतामणि अपने मेरु तुंग का है और राजवल्लभ मंडल का है, पार्श्वनाथ श्रीधर का है, लेकिन प्रबंध कोश चंद्रशेखर का नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है। तो भगत आंदोलन जो पुस्तक के लेखक है वीके वशिष्ठ हैं। ठीक है, कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सही, बिल्कुल सही है, तो उसके बारे में बताना है दोस्तों। उपरोक्त सभी के सभी कथन सही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किन्नू की मंडी कहां पे स्थित है। तो किन्नू की मंडी आपसे पूछ ले तो किन्नू की मंडी श्री गंगानगर में स्थित है। ठीक है, एचडीआई का विकास निम्न में से किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था। तो एचडीआई का जो विकास है दोस्तों, ठीक है, एचडीआई का जो विकास है वो अपने महमूद उल हक अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम द्वारा 1990 से प्रतिवर्ष एचडीआई जारी किया जाता है। इसका निर्माण पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है कि निम्न में से किसी देश के आर्थिक विकास की सही सूचक कौन सा है। तो किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक आपसे पूछ ले, आपको बताना है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। अगला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ आपसे पूछ ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको बताना है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में विचार कीजिए कि कौन सा सही है और कौन सा असत्य है, तो इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि यह भारत में 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ था, बिल्कुल हुआ था। इसकी शुरुआत खरीदारों को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नए कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं मंचों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, बिल्कुल। तो एक दोनों बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला है कि बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक जिसे बांग्लादेश में गरीबी दूर करने का श्रेय जाता है का संबंध किस नोबेल पुरस्कार विजेता से है? तो बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है जिसे बांग्लादेश में गरीबी दूर करने का श्रेय दिया जाता है, उनका संबंध किस नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित है? तो दोस्तों अपने मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने ही बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, चलिए अगला भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली आधारित है। तो भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली आपसे पूछ ले वो दोस्तों न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, 1957 में आरबीआई के अनुपातिक रिजर्व प्रणाली का त्याग कर न्यूनतम रिजर्व प्रणाली को अपनाया गया था। इसके तहत आरबीआई 200 करोड़ रुपए के स्वर्ण एवं विदेशी मुद्रा का भंडार हमेशा बनाए रखता है, जिसमें कम से कम 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण भंडार होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कहा था आरबीआई ने। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो मुद्रा केवल केंद्रीय बैंक की प्रतिष्ठा पर चलती है वह मुद्रा क्या कहलाती है? दोस्तों वह मुद्रा अपने किस नाम से जानी जाती है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो 74 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो अपने क्या आ जाएगा, उस मुद्रा को हम दोस्तों अपरिवर्तनशील मुद्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शहरी क्षेत्रों में किस वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है? तो शहरी क्षेत्रों में दोस्तों किस वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है? तो अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों को किया जा रहा है, बीपीएल परिवार को किया जा रहा है, स्टेट बीपीएल परिवार को किया जा रहा है, यानी कि उपरोक्त सभी को लाभान्वित किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने हेतु पश्चिमी राजस्थान गरीबी उपशन परियोजना निम्न में से किसकी सहायता के लिए लागू की गई है? तो दोस्तों ये अपनी की गई है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष एवं सर रतन टाटा ट्रस्ट की सहायता से। ठीक है, चलिए अगला है कि विश्व व्यापार संगठन कार्यक्रम संचालन हेतु कौन सी समिति का गठन करता है? तो विश्व व्यापार संगठन कार्य संचालन हेतु कौन सी समिति का गठन करता है? तो दोस्तों ये करता है अपने कौन सी, उपरोक्त दोनों, विवाद निवारण समिति और व्यापार नीति समीक्षा समिति का। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक दोस्तों आपसे पूछ ले तो आपको बताना है किसे कहा जाता है। तो अपने ये किया जाता है, भारत के आर्थिक सुधार का जो जनक है वो अपने मदन मोहन सिंह को कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, मदन मोहन नहीं मनमोहन सिंह को कहा जाता है भारत के आर्थिक सुधार का जनक। अगला कि 17वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? तो 17वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली आपसे वस्तु पूछ रहे तो आपको बताना है सूती वस्त्र थे। कौन थे? सूती वस्त्र। अगला है कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से अपन को सत्य कथन की पहचान करनी है। तो सत्य कथन की पहचान अगर हम बात करें तो केवल दूसरा, यह रोजगार सुनिश्चित नहीं होता और श्रमिकों को बिना किसी कारण कार्य से हटाया जा सकता है। तो केवल ये दूसरा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, असंगठित क्षेत्रों के लिए कोई नियमित या विनियमित नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है केंद्र और सूची सेकंड है उद्योग। तो दोस्तों इसके बारे में अगर हम मिलान करें तो आप सबको पता है कि जो अपने पिट्सबर्ग है, जो यूएसए का है पिट्सबर्ग, वो अपने दोस्तों लोहा एवं इस्पात के लिए, इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। और जो संघाई है चीन का जो संघाई है दोस्तों वो अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। और टुंडी जो स्कॉटलैंड का टुंडी है वो जूट वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। और लेनिनग्राद जो सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस का है वो दोस्तों अपने किसके लिए जाना जाता है? पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर तीसरा आ जाएगा कि 1 2 3 4 1। अगला है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को दोस्तों अपने उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है क्या इसके बारे में? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है हिंदी में, लेकिन उसको उड़ीसा में दोस्तों एक नाम से जाना जाता है, पोंडू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पोंडू। ठीक है, एक तरफ है कौन सा सुमिलित नहीं है यानी असुमिलित कौन सा है? औद्योगिक प्रदेश है, और एक तरफ है देश। तो कौन सा सुमिलित नहीं है इसके बारे में अपन को बताना है। तो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम ये सुमिलित नहीं है, और तो सारा सुमिलित है। कांटो का मैदान जापान में, रूर जर्मनी में, पो घाटी इंग्लैंड में। तो राइट आंसर फर्स्ट। अगला है शहरी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो शहरी क्षेत्र में संचालित जो शक्कर का कारखाना है दोस्तों अपने किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है किस जिले में है। तो ये अपने है
किस जिले में है? तो 84 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपको क्या बताना है 84 का, ये अपने बूंदी जिले में है। ठीक है, बूंदी में 84 का बूंदी। चलो, और इसकी स्थापना पूछ ले, इस कारखाने की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। 85वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, एक तरफ है क्षेत्र एक तरफ है जानवर, कौन सा क्षेत्र कौन सा जानवर किस क्षेत्र से संबंधित है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों टुंड्रा है ना, टुंड्रा वो अपने रेडियर जानवर, टुंड्रा क्षेत्र है उसमें अपने रेडियर जानवर ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, रेडियर जानवर। और जो अपना ये है कौन सा, जो अपना जो ये है ना क्या, जैसे कि ये सवाना है, सवाना अपने ज़ेब्रा से संबंधित है, और ऑस्ट्रेलिया अपने दोस्तों कंगारू से संबंधित है, सबको पता है। अंटार्कटिका अपने पेंगुइन से संबंधित। तो राइट आंसर दूसरा आ जाएगा 4 3 1 2। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोणधारी वन नहीं पाए जाते। तो कोणधारी वन दोस्तों नहीं पाए जाते, कहां पे नहीं पाए जाते? तो फिनलैंड में पाए जाते हैं, स्किडवेंडिया में पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं, लेकिन ओमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ओमेजोनिया में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। 87 है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचा जवार भाटा कहां पर आता है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर जवार भाटा आपसे पूछ रहे हैं तो फंडी की खाड़ी में आता है। कहां पे आता है? फंडी की खाड़ी। तो विश्व का सबसे ऊंचा जवार भाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है, जो 15 से लेकर के 16 मीटर की ऊंचाई तक आता है। ठीक है, चलिए अगला 88 नंबर का क्या कह रहा है कि अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? तो अगुलहास जो धारा है दोस्तों हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर सेकंड आ जाएगा कि हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की नहीं है। अगला है कि वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसमें से कथन आपसे पूछ ले कौन सा कथन सही है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में बहती है। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर झुकता है। तो किस दिशा की ओर झुकता है दोस्तों? ये अपने झुकता है दोस्तों पूर्व की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है दोस्तों? आकार समान रहता है। ठीक है, ना घटता है ना बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं ना, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो समान रहता है। ठीक है, आकार। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो कर लेते हैं भाई, सेकंड से सम्मिलित आराम से कर लेंगे। तो 94 का जो राइट आंसर है आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको मेरे साथ साथ बताते रहना है कि जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा दोस्तों अपने 23.5 डिग्री उत्तर में है। ठीक है, और जो मकर रेखा है, मकर रेखा दोस्तों अपने 23.5 डिग्री दक्षिण में है, और जो उत्तर ध्रुव वृत्त है दोस्तों ये अपने 66.5 डिग्री उत्तर में है, और जो अपना ये है दक्षिण ध्रुव अपने वो 66.5 डिग्री दक्षिण में है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? तो राइट आंसर कौन सा बन गया दोस्तों इसमें से? तो ये बन गया 2 3 4 1। तो राइट आंसर थर्ड आ जाएगा 94 में। ठीक है, चलिए अगला 95 प्रश्न क्या कर रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, तो किस दिशा की ओर घूमती है पृथ्वी? तो दोस्तों अपने पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। ठीक है, चलिए अगला है यानी कि इस प्रकार से घूमती है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में दिए गए निम्न वक्तव्यों में से कौन सा सही है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कौन सा इनमें से वक्तव्य सही है, इसके बारे में बताना है। तो राइट आंसर दूसरा कि शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, ये राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अच्छा,
कथन आर कह रहा है कि भारत का अपना एक संविधान है, ये कह रहा है। तो 97 का राइट आंसर आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है दोस्तों, क्या बताना है कि ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर है ना वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता। लोकतांत्रिक है और एक अपना संविधान है, ये दोनों बात तो सही है, लेकिन ये व्याख्या एक दूसरे की नहीं करते। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान पंचायत राज, ठीक है, उपबंधों का अनुलेख अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपरांत नियम 2011 के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो ग्राम सभा की विशेष बैठक दोस्तों ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों में इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर ही बुलाई जा सकती है बैठक। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो अपने दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, राइट आंसर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री के कार्यों में सत्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मुख्यमंत्री के जो कार्यों का जो उल्लेख है दोस्तों वो अपने 167 अनुच्छेद में देखने को मिलता है। अगला है कि राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कथनों पर विचार करें तो दोस्तों अपना केवल थर्ड राइट आंसर आ जाएगा और सभी गलत हैं कि वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। बस यही अपना राइट आंसर आ जाएगा, ना कि और सभी गलत आ जाएंगे, केवल थर्ड इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि भारत का सर्वोच्च दर्ज का सिविल सेवक कौन है? तो भारत का सर्वोच्च दर्ज का सिविल सेवक आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? या आपको मंत्रिमंडल सचिव बताना है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? तो कौन सबसे पहले राष्ट्रपति किसकी राय लेगा? तो ये लेगा दोस्तों किसकी राय? निर्वाचन आयोग की राय लेगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के निर्णयाधिकारी नहीं है, निर्णयाधीन नहीं है? तो 104 का राइट आंसर पूछ ले तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 2 गृह विभाग। ठीक है, चलिए अगला कि राज्यसभा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का अगर हम चयन करें दोस्तों तो आपको क्या बताना है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष दे रखा है। ये राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता, सिर्फ कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, जो आपको पता है। तो राइट आंसर 2 और 3 थर्ड राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि किसने राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा पत्र कहा है? दोस्तों ऐसा कहने वाले कौन थे? ऐसा कहने वाले अपने एक ही थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। अगला कि निम्नांकित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? तो ऐसा अपने वन, झील, नदी और वन्य जीव अपने शामिल है। अगला है कि अधिकार जो कानून अधिकार के रूप में तो है किंतु संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, वह अधिकार कौन सा है? वह अधिकार है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। अपने कानूनी अधिकार तो है लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं है, संविधान के अंदर यह नहीं है। अगला है कि निम्नांकित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो किसे चुना गया था? ये अपने चुना गया था, इनको तो चुना नहीं गया था, और ये अपने चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के
स्थायी अध्यक्ष रूप निर्वाचित किया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है? तो इनमें से दोस्तों 99वां संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर सत्र है अपने किस कारण महत्वपूर्ण है? इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया था, इसलिए ये क्या है, फेमस है। महात्मा गांधी को किस संघर्ष के दौरान भारतीय एम्बुलेंस इकाई का गठन करने के लिए केसर-ए-हिंद सम्मान से नवाजा गया था? तो महात्मा गांधी को किस संघर्ष के दौरान ऐसा करने के लिए नवाजा गया था? तो अपने द्वितीय बोर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के संघर्ष के दौरान। ठीक है, अगला है कि 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक या राजा को आक्रमणकाली शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था? तो दोस्तों ऐसा करने वाले थे पृथ्वीराज तृतीय। अगला है कि पोतज, परती, चांजर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये सभी के सभी अपने मुगल काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है किसका जन्म राजपूत मां के गर्भ में नहीं हुआ? तो इनमें से किसका जन्म है जो राजपूत मां के गर्भ में नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा औरंगजेब का। औरंगजेब का नहीं हुआ था, बल्कि शाहजहां का हुआ था, खुसरो का हुआ था, जहांगीर का हुआ था। ठीक है, अगला है कि दिल्ली के सुल्तानों का सही कालानुक्रम अनुक्रम क्या है? तो दिल्ली के सुल्तानों का सही कालानुक्रम अनुक्रम आपसे पूछ ले तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, फिर उसके बाद इल्तुतमिश आया था, फिर उसके बाद रजिया सुल्ताना बनी थी, फिर उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आया था, फिर उसके बाद बलबन आया था, फिर कुमकुमबाद आया था। राइट आंसर 5, 6, 1, 2, 4। ठीक है, चलिए मौर्य कालीन नगर के शासन प्रबंध की समितियों तथा उनके कार्यों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो उनके कार्यों का कौन सा युग्म अपने सही नहीं है? तो चतुर्थ समिति निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय का निरीक्षण करना, ये अपने संबंधित नहीं है और सभी संबंधित है। अगला है कि शाहबाजगढ़ी में अवस्थित अशोक के शिलालेख हैं? तो अशोक के शिलालेख शाहबाजगढ़ में अवस्थित हैं खरोष्टी लिपि में। ठीक है, अगला है कि सूची फर्स्ट का यानी कि सूची फर्स्ट जनपद को सूची सेकंड राजधानी से सुमेलित कीजिए तथा सूची में दिए गए कूटों का प्रयोग सही ढंग से कीजिए। तो सही ढंग से कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आप सबको पता है जो कुरु है वो कुरु अपने इंद्रप्रस्थ से संबंधित था। ठीक है, और जो कौशल है वो कौशल अपने अयोध्या से संबंधित था, और जो वत्स है वत्स अपने कौशाम्बी से संबंधित था, और मगध अपने किससे संबंधित था? राजगृह से संबंधित था। ठीक है, ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर अपने 5, 3, 1, 2 आ जाएगा। 5, 3, 1, 2। तो 5, 3, 1, 2 कहां पे है? तो 5, 3, 1, 2 राइट आंसर फर्स्ट अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है कि 120 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भगवान बुद्ध के निम्न 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो सभी जो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था तो उनको अपन को सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम में लगा सकते हैं। सबसे पहले दुख है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? दुख के बाद क्या है दोस्तों? दुख का कारण है, दुख के कारण के बाद क्या है? दुख का निरोध है, फिर उसका दुख का निरोध का मार्ग है। तो ADBC राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था अपने पाटलिपुत्र में। अगला कि विष्णु का प्राचीनतम शिलालेख कहाँ मिलता है? तो विष्णु का प्राचीनतम शिलालेख आपसे पूछ ले तो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल कण्व कुल के ऋषियों के मंत्रों का संग्रह है? तो दोस्तों ये मंडन है अपना मंडल 8वां मंडल है जो अपने कर्ण कुल के ऋषियों के मंत्रों का संग्रह है इसमें। ठीक है, अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो निम्न कथनों पर अगर हम विचार करें तो अपन को सही आंसर का पहचान करना है कि लोथल नगर साबरमती की एक उपनदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल, लोथल स्थल से एक भंडार गृह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें मोहरे एवं मुद्रांकन प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। धोलावीरा नगर से स्टेडियम के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा।
अगला है कि निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों व उनकी वर्तमान स्थिति के युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों अगर आप इसको सम्मिलित करेंगे तो अपना राइट आंसर क्या आने वाला है इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो अपना हड़प्पा सभ्यता है वो अपने किससे संबंधित है? ये अपने मांट गोमरी पाकिस्तान से संबंधित है हड़प्पा। अच्छा, और जो मोहनजोदड़ो है वो अपने लरकाना पाकिस्तान से संबंधित है, और अपने रोपड़ है वो अपने पंजाब भारत से संबंधित है, और रंगपुर अपने गुजरात भारत से संबंधित। राइट आंसर 3 4 2 1 आ जाएगा। अगला है कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो आईसीटी का पूरा नाम आपसे पूछ ले तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? तो किस अधिनियम के तहत किए गए हैं? तो दोस्तों अपने उपरोक्त सभी अधिनियम के तहत किए गए हैं। अगला है कि शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक थे। तो शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है, आपको राइट आंसर के रूप में आपको क्या बताना है दोस्तों? इनमें तो है नहीं, वो ये है। ठीक है, इनमें से कौन सा आ जाएगा? अपने BF स्किनर। ठीक है, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाला उपकरण कहलाते हैं। तो कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण है दोस्तों वो अपने क्या कहलाते हैं? वो अपने हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हार्डवेयर किए जाते हैं, हार्डवेयर के नाम जानते हैं। इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? तो कौन सा इनमें से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? तो अपना CBL संबंधित नहीं है। अगला है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है, ये अपने किसकी उपादेयता है? तो दोस्तों ये अपने है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या है? तो उनके लिए है कि स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए बालकों की आवश्यकता की जानकारी। तो राइट आंसर ए व ब दोनों सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ है? तो विकास के कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है भाषा विकास से संबंधित है। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न के बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। तो यह बयान के आनुवांशिकता महत्व पर जोर देता है। अगला है कि हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मार्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया था? तो इनके द्वारा दोस्तों कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण निर्मित किया गया था। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है दोस्तों, व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। अगला है कि अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अधिगम की अवधारणा के लिए दोस्तों अधिगम का व्यवहार में परिवर्तन यह सत्य है। अधिगम अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर प्रतिलक्षित ये भी सही है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है ये भी सही। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है ये गलत है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। अगला कि अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? तो अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक आपसे पूछ ले तो आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन है। अगला है कि किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। अगला है कि एडवांस एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक में उदय पारिक के अनुसार अधिगम प्रक्रिया कौन सा तत्व है? तो उदय पारिक के अनुसार आवश्यकता, तत्परता, स्थिति उपरोक्त सभी अधिगम प्रक्रिया का तत्व है। डिस्लेक्सिया कहते हैं। डिस्लेक्सिया दोस्तों अपने पढ़ने की कठिनाई को डिस्लेक्सिया कहा जाता है, डिस्लेक्सिया। अगला है कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जा सकता है। उपरोक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन आपसे पूछ ले किसका है तो आपको क्या बताना है? उपरोक्त कथन अपने स्टीवेंसन का है, स्टीवेंसन का है। ठीक है, अगला है कि कौन सी विधि व्यवहारिकवाद के दर्शन करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सी विधि? ये अपने परियोजना विधि। ठीक है, अगला है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह योजना किस शिक्षण विधि के रूप हैं? तो किस शिक्षण विधि के रूप हैं दोस्तों? ये सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के रूप हैं। अगला कि बाह्य भ्रमण एक प्राकृतिक प्रयोगशाला उपलब्ध कराता है जिसे युवकों को पूर्ण सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। किसने कहा है ऐसा? दोस्तों ऐसा कहने वाले थे मुफात। कौन थे? मुफात।
अगला है कि संश्लेषणात्मक उपागम के संबंध में कथन सत्य कौन सा है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है कि संश्लेषण में दो या दो से अधिक इकाइयां मिलकर मिलान होता है। बिल्कुल, इस उपागम में हम ज्ञात से ज्ञात तथा परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर अग्रसर होते हैं। बिल्कुल, यह विश्लेषण विधि से विपरीत है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला है कि पाठ्य पुस्तक की सीमाएं उन पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु एक अध्यापक को एक शिक्षक के रूप में वेबसाइट, शब्दकोश, मानचित्रावली आदि जैसी पूरक सामग्रियों के उपयोग द्वारा अधिक सूचना प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल, विद्यार्थी से उच्च स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, और विद्यार्थियों को समस्या समाधान गतिविधियों तथा पाठ्य पुस्तक के बाहर की गतिविधियों से शामिल करना है। बिल्कुल, उपरोक्त सभी राइट आंसर अपना आ जाएगा। अगला है कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इससे संबंधित कर सकता हूं, किससे, उद्योग से संबंधित, यानी कि उद्योग से संबंधित मैं इसके बारे में बता सकता हूं। ठीक है, बिजनेस से संबंधित। तो उद्योग से संबंधित एक तो मैं बता सकता हूं, और बात करूं तो मैं खनिज से संबंधित बता सकता हूं, और बात करूं तो हमारे पृथ्वी के अंदर ये बता सकता हूं। ऊर्जा संसाधन नहीं बता सकता। तो राइट आंसर ए, बी, डी। चलिए, अगला कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना है, तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं है। अगला कि वह कौन सा सबसे उपयुक्त दार्शनिक दृष्टिकोण है जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के माध्यम से छात्रों के बीच संपूर्ण मूल्य को विकसित करने में सक्षम है। तो दोस्तों, ऐसा कौन है, आदर्शवादी दृष्टिकोण। कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, यह दोस्तों अपने अधिगम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया अपना मॉडल पेपर। कौन सा, ये मॉडल पेपर अपना चौथा कंप्लीट। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों, क्योंकि आने वाले मॉडल पेपर इसी चैनल पर आपको दिखाई देंगे। आपके 150 में से कितने % सही हुए नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और आपको कैसी लगी वीडियो ये भी आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। अगर मेरी कौन कौन सी गलतियां हैं उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, उनको मैं अगली वीडियो में सुधारने की भरपूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। अब की बार रीट पार। थैंक यू।